आखिर 1 मई 2026 को नरसिंहपुर में क्या हुआ? पुलिस ने इतनी तेजी से जांच कैसे पूरी की? कोर्ट ने किन सबूतों के आधार पर आरोपी को दोषी ठहराया? सेशन कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई दी, अब आरोपी को सीधे फांसी दी जाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। जब तक हाईकोर्ट मृत्युदंड की पुष्टि नहीं करता तब तक उस सजा को लागू नहीं किया जाता। तो सुप्रीम कोर्ट पूरे मामले की रिकॉर्ड, साक्ष्य और कानून का दोबारा परीक्षण कर सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत भारत के राष्ट्रपति के समक्ष दया याचिका दायर करने का संवैधानिक अधिकार होता है। डेट वारंट क्या होता है? जब आरोपी के पास उपलब्ध सभी कानूनी उपाय समाप्त हो जाते या वह उनका उपयोग न करता है, तब संबंधित न्यायालय डेट वारंट, जिसे सामान्य भाषा में ब्लैक वारंट भी कहा जाता है, मृत्युदंड की प्रक्रिया पूरी करता है। यानी 29 जून 2026 को सुनाई गई मौत की सजा अंतिम चरण नहीं थी। उसके बाद भी भारतीय कानून आरोपी को कई संवैधानिक और कानूनी अधिकार देता है। पचपन दिनों में मौत की सजा, लेकिन क्या अब आरोपी को तुरंत फांसी होगी? नमस्कार दोस्तों, भारत में ऐसे कई मामले हैं जिसमें पीड़ित परिवार को न्याय पाने के लिए वर्षों तक अदालतों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। कई बार जांच पूरी होने में सालों लग जाते हैं, गवाह मुकर जाते हैं, सबूत कमजोर पड़ जाते हैं और फैसले आने में एक दशक तक निकल जाता है। लेकिन महाराष्ट्र के पुणे जिले के भोर तालुका नरसापुर गांव में हुई एक घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। यह सिर्फ एक अपराध नहीं था, बल्कि इस मामले में जिस तेजी से पुलिस ने जांच पूरी की और अदालत ने सुनवाई कर फैसला सुनाया, उसने भारत की न्याय व्यवस्था की कार्यप्रणाली पर पूरे देश का ध्यान खींच लिया। सोचिए, महज लगभग 55 से 60 दिनों के भीतर आरोपी गिरफ्तार हुआ, पुलिस जांच पूरी हुई, चार्जशीट दाखिल हुई, कोर्ट में ट्रायल चला, अपराध सिद्ध हुआ और आखिरकार आरोपी को मौत की सजा सुनाई गई। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि आरोपी को अब तुरंत फांसी दे दी जाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि भारतीय कानून में मृत्युदंड सुनाने जाने के बाद भी कई महत्वपूर्ण कानूनी प्रक्रिया पूरी की जाती है। आज की इस वीडियो में हम इसी पूरे मामले की शुरुआत से अंत तक समझेंगे। आखिर 1 मई 2026 को नरसिंहपुर में क्या हुआ? पुलिस ने इतनी तेजी से जांच कैसे पूरी की? कोर्ट ने किन सबूतों के आधार पर आरोपी को दोषी ठहराया? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या सेशन कोर्ट द्वारा फांसी की सजा सुनाने के बाद आरोपी को सीधे फांसी दी जाती है या कानून में इसके बाद भी कुछ प्रक्रिया बाकी होती है? आइए शुरुआत करते हैं 1 मई 2026। महाराष्ट्र के पुणे जिले के भोर तालुका नरसापुर गांव। गर्मियों की छुट्टी चल रही थी। गांव में सामान्य माहौल था, बच्चे खेल रहे थे, लोग अब अपने काम में व्यस्त थे। इसी बीच 3.5 साल की एक मासूम बच्ची अपनी नानी के घर आई हुई थी। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि कुछ ही घंटों में पूरा गांव मातम में डूब जाएगा। जांच के अनुसार इसी गांव में रहने वाला 65 वर्षीय भीमराव कांबड़े बच्चों को बहला फुसला कर गांव के पास स्थित एक गौशाला के ओर ले गया। जांच एजेंसी के अनुसार वहां उसने बच्ची के साथ गंभीर यौन अपराध किया और बाद में अपनी पहचान छिपाने के उद्देश्य से उसकी हत्या कर दी। इसके बाद आरोपी ने सबूत मिटाने की नीयत से बच्ची के शव को गोबर के ढेर में छिपाने का प्रयास किया। शाम तक जब बच्ची घर वापस नहीं लौटी तो परिवार घबरा गया। रिश्तेदार, पड़ोसी और पूरे गांव के लोग उसकी तलाश में निकल पड़े। घंटों तक खोजबीन चलती रही, लेकिन कुछ समय बाद वह खबर सामने आई जिसने पूरे गांव को अंदर तक हिला दिया। मासूम बच्ची का शव बरामद हो चुका था। यह सिर्फ एक परिवार का दुख नहीं था, पूरा नरसापुर गांव शोक और गुस्से से भर चुका था। जैसे यह खबर पूरे इलाके में फैली, हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। पुणे बेंगलोर राष्ट्रीय राजमार्ग और पुणे सातारा मार्ग, दोनों जगह लोगों ने रास्ता जाम कर दिया। हर तरफ सिर्फ एक ही मांग सुनाई दे रही थी, उसे कड़ी से कड़ी सजा दी। अब यह मामला केवल नरसापुर गांव का नहीं रह गया था, पूरा महाराष्ट्र इस घटना से आक्रोशित था। पुलिस का पहला एक्शन। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुणे ग्रामीण पुलिस तुरंत हरकत में आई। पूरे गांव के सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए, हर रास्ते की फुटेज देखी गई। इसी दौरान पुलिस को एक महत्वपूर्ण सुराग मिला, सीसीटीवी फुटेज। भीमराव कांबड़े बच्ची को अपने साथ ले जाता हुआ दिखाई दिया। यही से जांच की दिशा लगभग साफ हो गई। इसके बाद पुलिस ने संदिग्ध से पूछताछ शुरू की। फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया, घटनास्थल को सील किया गया और वैज्ञानिक तरीके से साक्ष्य जुटाने की प्रक्रिया शुरू हुई। कुछ ही घंटों के भीतर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन असली चुनौती अभी बाकी थी। अब पुलिस को अदालत में ऐसा पुख्ता सबूत पेश करना था कि आरोपी कानून की पकड़ से किसी भी कीमत पर बच न सके। और यह से शुरू होता है इस केस की सबसे तेज पुलिस जांच।
इसके लिए पुणे ग्रामीण पुलिस ने बिना समय गवाए जांच को युद्धोत्तर पर शुरू कर दिया। घटनास्थल से फॉरेंसिक टीम ने हर महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्र किए। सीसीटीवी फुटेज, मेडिकल रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, डीएनए और अन्य वैज्ञानिक साक्ष्य, डिजिटल एविडेंस और परिस्थितिजन्य साक्ष्यों की पूरी श्रृंखला तैयार की। जांच के दौरान पुलिस ने कई लोगों के बयान दर्ज किए। हर छोटे से छोटे तथ्य को वैज्ञानिक तरीके से परखा गया ताकि अदालत में कोई भी संदेह की गुंजाइश न रहे। यही वजह थी कि जहां भारत में कई मामले की जांच पूरे होने में महीने या वर्षों का समय लग जाता है, वही इस मामले में पुलिस ने महज 15 से 16 दिन के भीतर ही लगभग 1100 से 1200 पन्नों की चार्जशीट तैयार की, अदालत में दाखिल कर दी। इतनी कम अवधि में इतना विस्तृत चार्जशीट दाखिल होना अपने आप में एक असाधारण घटना मानी जाती है। चार्जशीट दाखिल होने के बाद मामले की सुनवाई पुणे के विशेष पॉक्सो अदालत में शुरू हुई। इस मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश एस.आर. साळुंके की अदालत में हुई। सरकारी पक्ष ने अदालत के सामने एक एक करके अपने साक्ष्य पेश किए। कुल 53 गवाह के बयान दर्ज किए गए। अदालत के सामने सीसीटीवी फुटेज, मेडिकल रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, फॉरेंसिक रिपोर्ट, वैज्ञानिक साक्ष्य और परिस्थितिजन्य साक्ष्यों की पूरी श्रृंखला रखी। इन सभी साक्ष्यों ने आरोपियों के खिलाफ एक मजबूत और अखंड कड़ी स्थापित की। बचाव पक्ष के लिए इन साक्ष्यों को कमजोर करना आसान नहीं था। सरकारी पक्ष ने अदालत से कहा, यह कोई सामान्य अपराध नहीं है, यह अपराध समाज के अंतरात्मा को झकझोर कर देने वाला है। पीड़ित की उम्र, अपराध की गंभीरता और घटना के बाद आरोपी का व्यवहार, इन सभी तथ्यों को देखते हुए यह मामला रेयरेस्ट ऑफ द रेयर अर्थात दुर्लभ से दुर्लभ श्रेणी में आता है। इसलिए आरोपी को भारतीय कानून के तहत उपलब्ध सबसे कठोर सजा मृत्युदंड दिया जाए। अदालत ने भी उपलब्ध साक्ष्यों और मामलों की परिस्थिति का विस्तृत अध्ययन किया। कोर्ट ने माना कि अपराध की क्रूरता, पीड़ित की अत्यंत कम आयु और आरोपी का अत्याचार इस मामले को वास्तव में रेयरेस्ट ऑफ द रेयर की श्रेणी में रखता है। करीब दो महीने चली सुनवाई के बाद 29 जून 2026 को अदालत ने अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया। घटना के लगभग 55 से 60 दिनों के भीतर विशेष पॉक्सो अदालत ने आरोपी भीमराव प्रभाकर कांबळे को दोषी करार दिया। अदालत ने उसे मृत्यु तक फांसी की सजा सुनाई। साथ ही आरोपी को विभिन्न कानून के तहत दोषी ठहराया गया। बीएनएस धारा 103 एक हत्या का अपराध के लिए, बीएनएस धारा 65(2) 12 वर्ष से कम आयु की बच्चों के साथ बलात्कार के अपराध के लिए, पॉक्सो एक्ट की धारा 6 गंभीर यौन अपराध के लिए, बीएनएस धारा 238 साक्ष्य मिटाने और शव छिपाने के अपराध के लिए। इस फैसले के बाद पूरे महाराष्ट्र में यह चर्चा होने लगी कि क्या यह देश के सबसे तेज ट्रायल और सबसे तेज मृत्युदंड वाले मामलों में से एक है। लेकिन यह एक बहुत महत्वपूर्ण कानूनी सवाल भी सामने आता है, क्या 29 जून 2026 को स्पेशल कोर्ट द्वारा मौत की सजा सुनाने जाने के बाद आरोपी को सीधे फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा? जवाब है नहीं। यही से भारतीय कानून की सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया शुरू होती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि जैसे ही सेशन कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई दी, अब आरोपी को सीधे फांसी दी जाएगी। लेकिन भारतीय कानून ऐसे नहीं कहता। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अनुसार सत्र न्यायालय सेशन कोर्ट मृत्युदंड की सजा सुना सकता है, लेकिन उस सजा को लागू करने से पहले संबंधित हाईकोर्ट द्वारा उसकी पुष्टि आवश्यक होती है। जब तक हाईकोर्ट मृत्युदंड की पुष्टि नहीं करता, तब तक उस सजा को लागू नहीं किया जाता। यही कारण है कि अब यह मामला बॉम्बे हाईकोर्ट के पास जाएगा। हाईकोर्ट के बाद क्या होगा? यदि बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी सेशन कोर्ट के फैसले को सही मानते हुए मृत्युदंड को बरकरार रखा है, तो इसके बाद आरोपी के पास सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का कानूनी अधिकार होता है। लेकिन यह एक बात समझना बहुत जरूरी है, यह पूरी तरह आरोपी के निर्णय पर निर्भर करता है कि वह सुप्रीम कोर्ट में अपील करना चाहता है या नहीं। यदि आरोपी अपील करता है तो सुप्रीम कोर्ट पूरे मामले की रिकॉर्ड, साक्ष्य और कानून का दोबारा परीक्षण कर सकता है। यदि सुनवाई के बाद भी सुप्रीम कोर्ट मृत्युदंड की सजा को बरकरार रखता है, तो आरोपी के पास भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत भारत के राष्ट्रपति के समक्ष दया याचिका दायर करने का संवैधानिक अधिकार होता है। यदि आरोपी दया याचिका दायर करता है, तो राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत उस पर विचार करता है। यदि राष्ट्रपति दया याचिका स्वीकार कर लेता है, तो मृत्युदंड को कम या परिवर्तित किया जा सकता है। लेकिन यदि दया याचिका खारिज कर दी जाती है या फिर आरोपी दया याचिका दाखिल ही नहीं करता, तो उसके बाद मृत्युदंड की प्रक्रिया अगले चरण में प्रवेश करती है। फिर निकलता है डेथ वारंट। डेथ वारंट क्या होता है? जब आरोपी के पास उपलब्ध सभी कानूनी उपाय समाप्त हो जाते हैं या वह उनका उपयोग न करता है, तब संबंधित न्यायालय डेथ वारंट, जिसे सामान्य भाषा में ब्लैक वारंट भी कहा जाता है, इस वारंट में फांसी की तारीख, समय और स्थान का उल्लेख होता है। इसके बाद संबंधित जेल प्रशासन कानून द्वारा निर्धारित
सभी प्रक्रिया का पालन करता है, मृत्युदंड की प्रक्रिया पूरी करता है। यानी 29 जून 2026 को सुनाई गई मौत की सजा अंतिम चरण नहीं थी। उसके बाद भी भारतीय कानून आरोपी को कई संवैधानिक और कानूनी अधिकार देता है ताकि किसी भी व्यक्ति को बिना पूरी न्यायिक प्रक्रिया के मृत्युदंड न दिया जाए। इस केस से क्या सीख मिलती है? नरसापुर केस ने भारतीय न्याय व्यवस्था के सामने दो महत्वपूर्ण उदाहरण रखे। पहला, यदि पुलिस तेज, निष्पक्ष और वैज्ञानिक तरीके से जांच करे, फॉरेंसिक साक्ष्यों को सही ढंग से एकत्रित करे और अदालतें प्राथमिकता के आधार पर सुनवाई करें, तो वर्षों नहीं बल्कि कुछ ही महीनों में भी न्याय संभव। दूसरा, भारतीय कानून में मृत्युदंड जैसे कठोर सजा भी बिना पूरी न्यायिक प्रक्रिया के लागू नहीं होती। हर दोषी व्यक्ति को कानून अपील करने का अधिकार देता है। उसे हाईकोर्ट में सुनवाई का अधिकार मिलता है। यदि वह चाहे तो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है और यदि चाहे तो संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति के समक्ष दया याचिका भी दायर कर सकता है। यानी कानून केवल सजा नहीं देता बल्कि न्याय सुनिश्चित करने के लिए हर आवश्यक अवसर में प्रदान करता है। उस मासूम बच्ची को हम अभी वापस नहीं ला सकते, लेकिन यदि ऐसे मामले में पुलिस समयबद्ध जांच करे और अदालतें तेजी से सुनवाई करे तो समाज का न्याय व्यवस्था पर विश्वास और मजबूत होता है। यदि आपको यह कानूनी विश्लेषण उपयोगी लगा है तो वीडियो को शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग अपने कानून और अपने अधिकार को समझ सके। मैं हूं मनोज और आप देख रहे हैं लॉ विद मनोज। जय हिंद।